जी हाँ, नमस्कार। आज मैं न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन की 5वीं और 144 नंबर के जीवाणुओं का डीएनए की तीसरी किस्त के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इससे पहले कि शुरुआत करूँ, आप सब्सक्राइब करें। हाँ, सुनने के बाद शेयर और लाइक करना भी नहीं भूलेंगे। सुझावों का भी स्वागत रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में जो 2 डीएनए टेस्ट लैब खोलने का फैसला किया है, उसमें एक के लिए मुजफ्फरपुर को ही क्यों चुना गया है। तो इससे पहले मैं राहुल गांधी की चर्चा करता हूँ। मैं देश के सेकुलर, समाजवादी, मानवतावादी विचारधाराओं के राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों से गुजारिश करता हूं कि वे समय रहते हस्तक्षेप करें। अगर बिहार में नया डीएनए टेस्ट लागू करने में चूक गए तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज वे सब राहुल बाबा की संसद सदस्यता खत्म होने पर माथा पीट रहे हैं। 10 वर्ष पहले कांग्रेस के तत्कालीन उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दागी नेताओं को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लाए गए अध्यादेश को यह कहते हुए फाड़ डाला था कि यह अध्यादेश बकवास है। अगर वह अध्यादेश लागू हो गया होता तो आज राहुल गांधी को सदस्यता नहीं गंवानी पड़ती। इसलिए सेकुलर समाजवादी जमात के सामने आज ही मौका है। वे सब एकजुट होकर बिहार सरकार पर एक ऐसा अध्यादेश लाने या कानून बनाने का दबाव बनाएं जिसमें बिहार के संदिग्ध चरित्र के राजनेताओं के डीएनए टेस्ट पर पाबंदी हो। प्रस्तावित कानून राष्ट्रीय स्तर पर नज़ीर बनेगा। दूसरे राज्य और केंद्र की सरकार भी नकल करेगी। हम गर्व से कहेंगे कि बिहार जो कदम उठाता है, केंद्र व दूसरे राज्यों की सरकारें उसका अनुसरण करती है। तो इस व्यंग्य रचना के अगले हिस्से में मैं चलता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर मुजफ्फरपुर को ही डीएनए टेस्ट लैब के लिए क्यों चुना गया है। तो अब चलते चलते आपकी जिज्ञासा को एक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए एक बात और स्पष्ट कर देता हूं। आपके माथे में सवाल उठ रहा होगा कि साहब ने मुजफ्फरपुर और भागलपुर में ही डीएनए टेस्ट लैब की स्थापना का निर्णय क्यों लिया। आखिर सबसे पहले मुजफ्फरपुर भागलपुर में ही ज़रूरत क्यों महसूस की गई। आपको याद दिला दूं कि नरेंद्र मोदी ने पहली बार मुजफ्फरपुर की परिवर्तन रैली में कहा था कि मुख्यमंत्री के राजनीतिक डीएनए में ही कुछ गड़बड़ी है। मेरी मंद बुद्धि कहती है कि प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक कथन के दूरगामी परिणाम की याद में ही मुजफ्फरपुर में पहला लैब स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। भागलपुर के बारे में पक्के तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। मुझे छानबीन के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। जहाँ तक मुजफ्फरपुर का सवाल है, यहाँ कहना मुश्किल है कि किसका डीएनए किसके शरीर में काम कर रहा है। किसी पार्टी का नेता वास्तव में किस पार्टी के लिए काम कर रहा है। उदाहरण के लिए पार्टी के अध्यक्षों पर नज़र दौड़ाएं तो आप चौंक जाएंगे। उसी पार्टी का अध्यक्ष बनते ही डीएनए में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। हाल के दशकों में उस पार्टी के जितने भी अध्यक्ष बने, वे सब अपने दल के उम्मीदवार के प्रति वफादार नहीं हुए। एलर्जी इतनी कि वे एक दूसरे को फूटी आंखों से भी देखना पसंद नहीं करते। किसी भी अध्यक्ष का डीएनए अपने पूर्ववर्ती के डीएनए से मैच नहीं करता है। बात सिर्फ अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्षों में मनमुटाव का ही नहीं है, वे दल के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ साजिश में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अध्यक्ष की कुर्सी के डीएनए में ही गड़बड़ी है। मुझे संत कबीर याद आ रहे हैं। कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके अपनों चलो हमारे साथ। सब अपना ही घर फूंकते रहते हैं। मुजफ्फरपुर में लैब खुलते ही राजनीतिक दलों को सहूलियत होगी। वे चाहें तो अपने पदाधिकारियों के डीएनए की जांच करा लें। आखिर पता तो चले कि उनके डीएनए आपस में मैच क्यों नहीं करते। अगर रिपोर्ट में गड़बड़ी आई तो पार्टी कार्यालय में रखी अध्यक्ष की कुर्सी की जांच कराई जा सकती है। हो सकता है कि कुर्सी की लकड़ी के डीएनए में ही कुछ गड़बड़ी हो। कभी कभी तो पता चलता है कि जब कुर्सी में बाहर का वायरस प्रवेश करता है तो डीएनए मैच नहीं करता है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही इलाज के लिए दवाई ईजाद की जाएगी। डॉक्टर बताएंगे कि किस पुराने जीवाणु को थाइमेट का कितना डोज दिया जाए। राजखंड के शाही दवाखाना की तरह अगर जीवाणु ही खुद ही पुराने वैद्य होंगे और औराई में किसी उमा के ईश हैं तो उन्हें हिसाब से ठिकाने लगाने पड़ेंगे।
इस शहर में 144 नंबर के जीवाणुओं का बाहुल्य है। ये जीवाणु सालों भर आपसी एकता भाईचारा के लिए गोलबंदी करते हैं। गली गली में इस जीवाणु के संग फ्रंट अलग अलग नाम से दुकान खोलकर बैठे हैं। कहने के लिए सब 144 नंबर के हैं, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इनमें से किसी का डीएनए आपस में मैच नहीं करता है। जहां दूसरे नंबरों के जीवाणु इनके खिलाफ एकजुट हैं, वहीं वे आपस में ही एक दूसरे की कब्र खोदने में व्यस्त हैं। कमाल की बात यह है कि 144 नंबर का हर जीवाणु खुद के शिक्षित, संस्कारी, प्रतापी, सहृदय और परोपकारी होने का दावा करता है। तो उम्मीद है कि यह आपको भाएगा, आप इसे सुनेंगे, गुनेंगे और मेरी अगली कड़ी का इंतज़ार करेंगे। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।